इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। अरे ये यूनिटरी इलास्टिक क्या है यार? अब बहुत कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, जानता हूं, पर आज के इस लेक्चर के बाद ये सारी चीजों का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। मैं सीए मेहुल देसाई लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो 20 डेज प्लेज का, जहां पे हम रिवाइज करने वाले हैं हमारा चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों बात करना है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है मेजरमेंट। जब हम मेजर कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं, हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। पर हम क्या चीज मेजर कर रहे हैं? तो दोस्तों हम मेजर कर रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस। काहे की रिस्पॉन्सिवनेस? क्वांटिटी डिमांडेड की। तो जब भी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज आता है, वो इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही है, और हम इसको मेजर कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन की। तो अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या है, एक मिनट बाद समझेंगे अपन लोग। तो दोस्तों अभी हमने बात करी कि क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिस्पॉन्सिवनेस है हम उसको मेजर करेंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड क्यों कर रहा है, क्यों उसमें कोई चेंज आ रहा है? तो यार हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है, जैसे पीएक्स, पीआर, वाई, टी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे जब भी किसी फैक्टर ऑफ डिमांड में फर्क आएगा तो यहाँ पे डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी और हम उस रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करेंगे, तो ये हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब दोस्तों समय आ चुका है उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करने का। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है? तो दोस्तों पहला है पीएक्स, मतलब प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। तो जब दोस्तों प्राइस में चेंज होता है और उसकी वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है और आप उसको मेजर करने जाओगे, इसको बोला जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। तो दोस्तों जब भी प्राइस की वजह से चेंज होगा डिमांड में और हम उसको मेजर करेंगे, यह है प्राइस इलास्टिसिटी। इसको डिनोट करा जाता है ईपी से या एडी से। मतलब दोस्तों जब भी क्वेश्चन हमें ना बताए कि कौन सी इलास्टिसिटी की बात चल रही है, तो बाय डिफॉल्ट हम उसे प्राइस इलास्टिसिटी ही मानेंगे। एंड दोस्तों जब इनकम चेंज होती है कंज्यूमर की और उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है और हम उसे मेजर कर रहे हैं, तो ये बन जाती है दोस्तों इनकम इलास्टिसिटी। आप इसको डिनोट करते हो ई वाई से। तो देखो दोस्तों अभी हमने बात करी इनकम इलास्टिसिटी की, जिसको आप डिनोट करते हो ई वाई से। कई जगह पे ई आई भी लिखा रहता है, ई वाई भी लिखा रहता है, दोनों चल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड गुड्स की प्राइस के बारे में। तो जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होती है और उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, हम उसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। पर अगर हम इसको चाहे तो हम इसको तो फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में और सब्स्टिट्यूट गुड्स में। तो दोस्तों क्रॉस इलास्टिसिटी को आप नॉर्मली बोलते हो ईसी से। अब अगर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड्स का बाइफरकेशन करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो यार दोस्तों अभी अभी हमने बात करी कि इलास्टिसिटी कितने टाइप की है, 3। सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी, जब पीएक्स में चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। दूसरी थी इनकम इलास्टिसिटी, जब इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। तीसरी थी क्रॉस इलास्टिसिटी, जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, तो वो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। इसके अलावा एक और इलास्टिसिटी बनाई जा सकती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। मतलब जब एडवर्टाइजमेंट के खर्चे में चेंज हो और उसकी वजह से डिमांड चेंज हो, तो इस इलास्टिसिटी को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारी पहली इलास्टिसिटी के बारे में, जो है प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा वेटेज है इस इलास्टिसिटी का, जो है प्राइस इलास्टिसिटी। तो सब लोगों को अभी तक जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता चल चुका है। और बेसिक फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया उसका बेसिक फॉर्मूला। पर अगर मैं इसका इलाबोरेटेड जो बड़ा फॉर्मूला है उसकी बात करूं, तो वो है न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले इतने बेसिक है कि ये तो सब लोगों को पता है। पर सवाल तो ये है दोस्तों कि क्या हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। हम ये जो प्राइस इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पे करेंगे। तो तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर निकाल लो, मैं भी अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। तो दोस्तों अब मेरा कैलकुलेटर मेरे साथ में है।
तो अब हम सीखने वाले हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करा जाता है। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये है वो मैजिकल स्टेप्स जिसकी वजह से हम 30 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो मैं पहले यहां पे अब लिखता हूं स्टेप्स, फिर मैं करके बताता हूं कि इसको करना कैसे है। तो दोस्तों यहां पे जो मैंने स्टेप्स लिखी है उसकी स्टेप नंबर 1 है चेंज इन प्राइस। अगर मान लो प्राइस 10 से 12 हुई तो चेंज कितने का आया, 2 का। तो ये हो गया हमारा डेल्टा प्राइस, मतलब चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड का मतलब है ओल्ड प्राइस। तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, और फिर हमें प्रेस करना है एम प्लस, मतलब एम प्लस दबाना यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बिना कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस एम प्लस, एंड इसको तुम 2-3 बार बोल लो। स्टेप्स हमें हाथों हाथ याद करनी पड़ेगी, तो 2-3 बार बोलो। स्टेप नंबर 1 क्या है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस एम प्लस, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस एम प्लस, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस एम प्लस। याद हो गया ना। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड मतलब ओल्ड क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, और फिर क्या करना है, डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। तो जो स्टेप नंबर 2 है उसको हम 2-3 बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं बोल के, ताकि हमें याद हो जाए। तो मेरे साथ बोलो, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी। याद हो गया। और स्टेप नंबर 3 है दोस्तों, डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। क्या है, डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। तो इसको भी यार अपन 2-3 बार बोल लेते हैं। बोलो मेरे साथ, डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। हो गई स्टेप्स खत्म। और ये 3 स्टेप इतनी ज्यादा जादुई है कि डिमांड हो या सप्लाई, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, सब जगह ये सेम स्टेप्स अपने को काम में आ जाएगी। तो अब दोस्तों यहां पे मैंने एक क्वेश्चन भी नोट डाउन करा है, जहां पे प्राइस पहले थी 10 अब है 12। तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले थी 4000 अब हो गई 2400। तो देखते हैं कैलकुलेटर पे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों पहली स्टेप क्या थी, चेंज इन प्राइस। प्राइस 10 से 12 हुई तो चेंज कितने का हुआ, 2 का, डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस थी 10, और फिर क्या दबाना है, एम प्लस। तो मैं पहले कैलकुलेटर पे सिर्फ इतना करके तुम लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों 2 डिवाइडेड बाय 10 और एम प्लस, इतना मैं ऑलरेडी कैलकुलेटर पे कर चुका हूं। अब जो स्टेप नंबर 2 है दोस्तों वो है चेंज इन क्वांटिटी। तो 4000 से 2400 हो गई, मतलब 1600 से क्वांटिटी क्या हो गई, कम। तो यहां पे चेंज इन क्वांटिटी है 1600 डिवाइडेड बाय ओल्ड इज गोल्ड, मतलब डिवाइडेड बाय 4000, और फिर उसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। मैं कैलकुलेटर पे करके बताता हूं। तो दोस्तों यहां तक तो मैंने सिर्फ क्या करा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, बस मैं रुक चुका हूं। और अब हम हमारी थर्ड स्टेप करेंगे, डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया दोस्तों 2। तो ये था एक सिंपल तरीका न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे 30 सेकंड में खत्म करने का। इसके पहले कि दोस्तों हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं ये जो 3 स्टेप्स मैंने लिखवाई है ये बाय हार्ट हो जानी चाहिए। मतलब मैं रात को 3 बजे भी तुमको उठा के पूछूं कि बताओ कैलकुलेटर की स्टेप्स क्या है, तो तुम आंख बंद करके बोल दो, सर पहली स्टेप है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस एम प्लस, फिर सर हमें करना है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, बस रुक जाओ, एंड थर्ड स्टेप है डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू गुड नाइट। ये होना चाहिए हमारा एटीट्यूड। अगर हमें ऐसे 3 स्टेप्स याद हैं तो यकीन मानो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए। तो दोस्तों अब समय आ गया है वो क्वेश्चन करने का जिसमें ईडी की वैल्यू दे के रखता है क्वेश्चन, और हमें बोलता है ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, या फिर ओल्ड क्वांटिटी या न्यू क्वांटिटी, इन चारों में से कोई एक चीज कैलकुलेट करो। तो यहां पे भी हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, पर यहां पे स्टेप नंबर 1 होगी एलिमिनेशन की। अब एलिमिनेशन क्या है, तो एलिमिनेशन में हम लॉ ऑफ डिमांड यूज करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम, और प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो ऐसे सारे ऑप्शंस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होता है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है, हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, वो हमें ट्रायल ही नहीं करना। तो अब दोस्तों यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम हर एक ऑप्शन के साथ ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम हर बार एक एक ऑप्शन को अपना आंसर मानेंगे और चेक करेंगे कि क्या ईडी की वैल्यू मैच हो रही है। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहली बात, प्राइस कम हो रही है, एंड अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो ध्यान से देखो, जो ऑप्शन ए है वहां पे तो प्राइस के साथ क्वांटिटी भी कम हो रही है, मतलब इस पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम इसे एलिमिनेट कर देंगे, हम ऑप्शन ए को ट्राई भी नहीं करेंगे।
अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन बी के साथ ईडी की वैल्यू मैच हो रही है। तो स्टेप नंबर 1 है दोस्तों चेंज इन प्राइस। तो 20 से 18, तो चेंज इन प्राइस कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस 20, और फिर क्या करना है m प्लस। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों चेंज इन क्वांटिटी। तो 4000 से 4800, क्योंकि हमने बी को अपना आंसर माना है तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो जाएगा 800। तो 800 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी 4000, और फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे अपन। एंड अब दोस्तों हमारी थर्ड स्टेप डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म हो गया इतने में ही। तो आंसर आ गया दोस्तों 2। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें ईडी की वैल्यू दे रखी थी 2, और बी ऑप्शन में ईडी की वैल्यू आ चुकी है 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड भी फॉलो कर रहा है और ईडी की वैल्यू भी मैच हो गई, तो यही हमारा आंसर है। अगर दोस्तों बी ऑप्शन डालने पे ईडी की वैल्यू मैच नहीं होती तो हम सेम पैटर्न अप्लाई करते ऑप्शन 3 पे, हम सेम स्टेप्स अप्लाई करते हैं ऑप्शन डी पे, और ये चेक करते कि कहां पे हमारी ईडी की वैल्यू चेक हो रही है। अगर दोस्तों ऑप्शन बी पे हमारा आंसर मैच नहीं होता तो हम ऑप्शन सी की वैल्यू डाल के ये पूरा प्रोसेस वापस से करते और देखते कि क्या ईडी की वैल्यू मैच हो रही है। अगर नहीं होती तो फिर हम ऑप्शन डी की वैल्यू डालते, यही पूरा प्रोसेस वापस करते और चेक करते कि क्या ईडी की वैल्यू मैच हो रही है, और जहां पे भी ईडी की वैल्यू मैच होती उसी को हम अपना आंसर मान लेते। अभी हमने एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन खत्म करा जहां पे ईडी की वैल्यू दे रखी थी और हमें ओल्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस या न्यू प्राइस में से कुछ ना कुछ निकालने का बोला गया था। अब कुछ स्टूडेंट्स का सोचना ये होगा कि सर अगर हमें ऐसे ए बी सी डी चारों ऑप्शन एक एक करके ट्राई करने पड़ गए तो 30 हमें तो 2 मिनट लग जाएंगे सर, ऐसे तो हमारा पेपर नहीं छूट जाएगा। यार देखो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पूरे पेपर में ऐसे कितने क्वेश्चंस आएंगे, 1 या 2 मैक्सिमम, मतलब आपको 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। और इकोनॉमिक्स के बाकी सारे क्वेश्चंस जो थ्योरी बेस है वो ऑलमोस्ट 40 सेकंड्स में खत्म हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हर एक क्वेश्चन पे आप टाइम सेव करते हो, और यही जो आपने टाइम सेव करा है इसको हम अपने ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो 1-2 क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, वहां पे इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके बेसिक फार्मूला की। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो ये है बेसिक फार्मूला, जो मैंने पहले भी बोला था, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। तो ये तो है ना क्या है, सिर्फ बताने वाली बात है, ये नॉर्मली तुम्हें कभी काम नहीं आएगा क्योंकि हम तो इसको सॉल्व करने वाले कैलकुलेटर पे। पर अगर इसका लास्ट पॉइंट तुम लोग देखो नेगेटिव साइन, तो डिमांड में नेगेटिव साइन क्यों लगता है, तो सिंपल सा आंसर है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन लगाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी मेथड है ये है मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड मैं जानता हूं कि मैक्सिमम जगह पे ये मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स कवर नहीं कराया जाता क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर दोस्तों इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये हमारी मॉड्यूल में प्रिंटेड है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमें यहाँ पे कोई डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करने को नहीं बोला जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है। तो क्या है ये फॉर्मूला, यार देखो फॉर्मूले में कुछ भी नया नहीं है, अपन बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस बाय ओल्ड क्वांटिटी। इन्होंने सिर्फ इस चेंज को बोल दिया डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ प्राइस एंड इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, आ गया हमारा पूरा फॉर्मूला। तो आप जो बोलते हो ना डेल्टा क्यू, तो उस डेल्टा को मान लो डी, तो डी क्यू अपॉन डी पी इंटू P अपॉन Q। तो बेसिकली ये D स्टैंड्स फॉर व्हाट, डेरिवेटिव। एंड मैं वापस बोल रहा हूं हमें डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करने का नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में होगा क्या, हमें एक डिमांड कर्व दिया जाएगा और उस डिमांड कर्व पे कोई भी एक पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि बताओ इस पॉइंट पे क्या इलास्टिसिटी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फॉर्मूले की। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्या है फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। पर क्या मतलब है सर ये लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट का, तो वो मैं अभी 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं। पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूं और फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमें एक डिमांड कर्व दे दिया गया है ए ई, तो ए से लेके ई तक हमारा एक डिमांड कर्व है और इसमें जो बीच में सी पॉइंट है ये है मिड पॉइंट, ये है मिडिल वैल्यू, मतलब ये हमारे डिमांड कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस ए डिमांड कर्व पे पॉइंट ए की। तो पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी कितनी होगी, फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो ए से लेके ई पूरा का पूरा लोअर सेगमेंट है। एंड अगर दोस्तों अपन बात करें अपर सेगमेंट की, तो ए के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो अपर सेगमेंट हो गया 0। जब आप इसको फॉर्मूले में डालोगे तो फॉर्मूला बनेगा लोअर सेगमेंट ए ई
अपॉन अपर सेगमेंट 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी कितनी है? इंफिनिटी, क्योंकि अपर सेगमेंट है ही नहीं, अपर सेगमेंट है 0। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पॉइंट बी की। तो बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं ईडी क्या है, तो फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो इस बी पॉइंट के नीचे लोअर सेगमेंट है बी से लेके ई तक, मतलब बीई, एंड अपर सेगमेंट क्या होगा? बी के ऊपर वाला पार्ट, मतलब बी ए। अब यार मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग ग्राफ को देख के बताओ कि कौन बड़ा है, बी ई बड़ा है या बी ए बड़ा है? बिल्कुल सही बात है, कौन बड़ा है? बी ई। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो मैथमेटिकली आंसर हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। नहीं भरोसा होता, चलो डिवाइड करो, 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया? 1.5, मतलब ग्रेटर देन 1। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर क्या आने वाला है? ग्रेटर देन 1। तो अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट सी की। सी याद है ना, मिड पॉइंट है इस डिमांड कर्व का। तो ए से लेके ई जो हमारा डिमांड कर्व है, सी उसका मिड पॉइंट है। अब फॉर्मूले की अगर बात करें, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट क्या होगा? सी से लेके ई तक, और अपर सेगमेंट क्या होगा? सी से लेके ए तक। और क्योंकि सी मिड पॉइंट है तो ये जो लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट है ये दोनों इक्वल होंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 1। तो आंसर यहां पे आएगा 1। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पॉइंट डी की। तो डी पे लोअर सेगमेंट होगा डीई और अपर सेगमेंट होगा डी ए। अब तुम देख के बताओ कि कौन बड़ा है? डीई बड़ा है या डी ए बड़ा है? बिल्कुल सही बात है, डी ए बड़ा है सर इस बार। तो अगर मान लो डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो आंसर क्या आएगा? अपने आप आंसर आएगा लेस देन 1। नहीं भरोसा होता, चलो डिवाइड करके देख लो। तुम लोग डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 क्या आया? 0.5, लेस देन 1। एंड दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है, पॉइंट ई। पॉइंट ई के नीचे देखो, क्या लोअर सेगमेंट है? नहीं है, तो लोअर सेगमेंट हो गया 0 एंड अपर सेगमेंट है ई से लेके ए। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो यहां पे इलास्टिसिटी कितनी आएगी? 0। तो दोस्तों अब ये जो एक पेज तुम्हारे सामने है, इस पे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पूछो मत। क्वेश्चन बन सकता है कि डिमांड कर्व पे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हो, एज यू मूव डाउनवर्ड्स ऑन द डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी, तो आंसर है रिड्यूसेस। क्योंकि देखो ना यार ध्यान से, स्टार्ट करा टॉप इंफिनिटी से, फिर कम हो गया ग्रेटर देन 1, फिर और कम हो गया इक्वल टू 1, फिर और कम हो गया लेस देन 1, और फिर तो हो गया साला 0। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि डिमांड कर्व पे जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे इलास्टिसिटी रिड्यूस होगी। एंड क्या आप कोई मुझे ये बताएगा कि डिमांड कर्व में मैं उल्टा ऊपर की साइड जाऊं तो इलास्टिसिटी पे क्या होगा? बिल्कुल सही सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर ऊपर से नीचे रिड्यूस हो रहा है तो नीचे से ऊपर इंक्रीज होगा। चलो ये दोनों तो हो गया। अब एक और पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है कि मिड पॉइंट पे कोई भी डिमांड कर्व है, उसके मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होगी? सोचो जरा, इक्वल टू 1 बताया था ना, मिड पॉइंट लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट इक्वल है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। एंड दोस्तों ऐसा एक पॉइंट जहां पे डिमांड कर्व एक्स एक्सिस को काटता है, बताओ वहां पे इलास्टिसिटी कितनी? अरे देख के बता दो यार, 0। एंड डिमांड कर्व जहां पे वाई एक्सिस को काटता है, बताओ यार वहां पे इलास्टिसिटी कितनी? करेक्ट, वहां पे इलास्टिसिटी है इंफिनिटी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एक और टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है दोस्तों आर्क इलास्टिसिटी। एंड यार आर्क इलास्टिसिटी का बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पूरा प्राइस इलास्टिसिटी मेथड पे। तो जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी मेथड में प्रोपोर्शनेट मेथड करा था, जो हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व करा था, एग्जैक्टली यहां पे भी हम कैलकुलेटर के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। नहीं यकीन आता? चलो मैं करके बताता हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि आर्क इलास्टिसिटी में पूरी मेथड किसके जैसी है? वो कैलकुलेटर की मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड वाली। तो सारी स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, छोटा सा एक डिफरेंस है, वो मैं अभी तुमको बता देता हूं। चलो पहले रिवाइज करते हैं हमारी कैलकुलेटर की स्टेप्स क्या थी। पहली स्टेप थी चेंज इन प्राइस, बरोबर, ये तो वैसा का वैसा है। डिवाइडेड बाय, वहां पे क्या था? ओल्ड प्राइस। अब यहां पे एक छोटा सा चेंज है दोस्तों। चेंज क्या है? ध्यान से सुनना। हम वहां पे डिवाइड करते थे चेंज इन प्राइस को ओल्ड प्राइस से, यहां पे हम डिवाइड करेंगे ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस से। मतलब डिफरेंस सिर्फ ये है कि डिवाइड किससे कर रहे हो वो चेंज हो रहा है। वहां पे हम डिवाइड कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड से, पर यहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू पे। तो अब स्टेप नंबर 1 क्या हो गई? चेंज इन प्राइस वैसा का वैसा डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस और एम प्लस का खटका। स्टेप नंबर 2 क्या होगी दोस्तों? ओल्ड क्वांटिटी, ये तो वहां पे भी वैसी थी,
डिवाइडेड बाय वहां पे हुआ करता था ओल्ड क्वांटिटी, यहां पे होता है ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू, मतलब डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी। और फिर स्टेप नंबर 3 तो वैसी की वैसी डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। तो अभी तक जो मैंने बोला उसमें ये तो समझ में आ गया कि दोनों मेथड में जो नॉर्मल प्रोपोर्शनेट मेथड है और ये जो आर्क इलास्टिसिटी वाली मेथड है, फर्क सिर्फ इतना है कि डिवाइड करते टाइम वहां पे था ओल्ड इज गोल्ड, यहां पे है ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेटर पे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैंने स्टेप नंबर 1 करी, चेंज इन प्राइस 2 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्लस न्यू प्राइस, मतलब 10 और 12 दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 22, तो 2 डिवाइडेड बाय 22 और m प्लस का खटका। अब स्टेप नंबर 2, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 400 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्लस न्यू, तो 2000 और 1600 3600 होता है, तो 400 डिवाइडेड बाय 3600 और फिर डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। तो ये तो हो गया चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्लस न्यू। अब स्टेप नंबर 3, डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। तो आंसर आ गया दोस्तों 1.22। ये है आंसर हमारी आर्क इलास्टिसिटी मेथड से। तो अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ डिवाइडिंग बेस बदलना है, ओल्ड की जगह ओल्ड प्लस न्यू करके करना है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इतना तो तुम वहां पे मैनेज कर ही लोगे। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट मेथड है हमारी वो है टोटल आउटले मेथड। अब इसको तुम टोटल आउटले मेथड बोलो या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलो, बात एक ही है। तो टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में 3 बेसिक रूल है, ये अगर याद है तो इस मेथड में इससे ज्यादा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब चलो मैं तुम्हें याद करना बताता हूं कि टोटल आउटले मेथड में वो 3 पॉइंट कौन से हैं जो हमें याद करने हैं। तो दोस्तों यहां पे जो पहला मेथड है या जो पहला केस है वो है कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना, जो दो वेरिएबल है वो है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस और क्वांटिटी गलती से भी मत ले लेना, क्वांटिटी ले लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हमारे दो वेरिएबल्स इस मेथड में क्या है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। अब अगर प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है या प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो ये मेथड बोलती है कि यहां पे इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1। और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा केस है दोस्तों जहां पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। बोले तो प्राइस बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो यहां पे ईडी की वैल्यू होगी लेस देन 1, और क्योंकि सेम डायरेक्शन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। एंड दोस्तों जो थर्ड यहां पे केस है वो है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे ईडी की वैल्यू होगी इक्वल टू 1। मतलब प्राइस चेंज हो रहा है पर टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा, और क्योंकि यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एकदम वर्टिकल। टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा भले तुम प्राइस चेंज कर लो। तो दोस्तों अगर ये 3 कंडीशन तुमने याद कर ली तो टोटल एक्सपेंडिचर में इससे ज्यादा और कुछ भी एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है। पर इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं फ्रेम करके बता देता हूं, न्यूमेरिकल के बेसिस पे भी सॉल्व कर लेते हैं कि इसके आंसर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो यहां पे दोस्तों मैंने यहाँ पे डेटा नोट डाउन करा है कि क्वेश्चन में हमें प्राइस और क्वांटिटी दी है। प्राइस कितनी दे रखी थी पहले 10, अब कितनी हो गई 8। उसकी वजह से क्वांटिटी पे क्या असर पड़ा, तो क्वांटिटी थी पहले 20, अब हो गई 25। पर दोस्तों जैसा मैंने बोला था, प्राइस और क्वांटिटी नहीं है हमारा दो फैक्टर, हमारे दो फैक्टर है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। तो पहले यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। एंड दूसरे लेवल पे जाऊं तो प्राइस हो गई 8 एंड क्वांटिटी हो गई 25। इस बार प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दो 8 इंटू 25, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा 200। तो दोस्तों ये वो केस निकला जहां पे प्राइस डिक्रीज हुई पर टोटल एक्सपेंडिचर को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। दोस्तों अब यहां पे एक और केस है, पहले तो वही प्राइस और वही क्वांटिटी 10 और 20, तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 200। अब नई प्राइस जो है वो है कितनी, 8 रुपए, एंड जो नई क्वांटिटी है वो है 22, तो 8 इंटू 22 होता है 176। तो दोस्तों इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही प्राइस कम हुई 10 से 8, तो टोटल खर्चा 200 से कम होकर हो गया 176, मतलब दोनों फॉल हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो इलास्टिसिटी हो जाएगी लेस देन 1। और दोस्तों ये है थर्ड केस, यहां पे ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी तो वही है 10 और 20, तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 200। अब जैसे ही प्राइस कम हुई 10 से हो गई 8, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है उसके ऊपर इंपैक्ट,
क्योंकि क्वांटिटी 30 हो गई तो 8 इंटू 30 होता है 240, तो नया खर्चा है 240। तो दोस्तों ये वो केस है जहां पे प्राइस कम हो रही है पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट है, तो यहां पे इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन 1। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ये भी पूरा मैंने खत्म कर दिया।